ओके, ऐसे ही अगर मेरे को प्रूव करना है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तब 90 डिग्री प्रूव करना है तो cos 90 हमारा 0 होता है। तो इस केस में हम फाइंड कर देंगे डॉट प्रोडक्ट ए बी cos 90, और अब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब भी दो वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है मतलब वो परपेंडिकुलर है। ऐसे ही दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, या प्रूव भी कर सकते हो ऐसे। अगर आपको कोई वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट से निकालोगे, और पैरेलल के लिए क्रॉस प्रोडक्ट से निकालोगे। क्लियर है ये सबको? यस। ओके, तो अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, मैथ्स 2। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है फंक्शन। फंक्शन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कोई पार्टी वगैरह चल रही है। फंक्शन का मतलब है दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बनाना है। रिलेशनशिप यहाँ पे क्या है, y इक्वल्स टू, जैसे मैंने लिखा टी स्क्वेयर। अब अगर मैं t को 2 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैम 4 और 3 पुट करूंगी तो 9। 9। तो एक तरीके से y और t में कुछ रिलेशन है कि अगर t की वैल्यू इतनी होगी तो y की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो मैं ये कह सकती हूँ y इज अ फंक्शन, f का मतलब यहाँ पे फंक्शन है, ऑफ वेरिएबल t। मतलब y किसी ना किसी तरीके से तो t के ऊपर कुछ रिलेट कर रहा है। ये बात समझ आई है सबको? इसका अब हम t में तो कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 9, पर y सिर्फ वही वैल्यू दे सकता है जो t स्क्वायर से मिलती। ऐसा तो नहीं है कि मैं y को अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दूंगी। अब वो उससे कोई मेरे पास ऐसा नंबर आएगा ही नहीं जिसका वो स्क्वायर है, तो पॉसिबल नहीं है। तो t यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो अपनी मर्जी से बदल सकता है, पर y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे आपको अगर पैसे खर्च करने हैं तो आप अपने पेरेंट्स के पास जाओगे कि भाई मेरे को पैसे चाहिए, तो आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे हो, पर आपके पेरेंट्स अपनी मर्जी से कितने भी स्पेंड कर सकते हैं। तो आपके पेरेंट्स इंडिपेंडेंट है और आप डिपेंडेंट हो। ये बात समझ आई है? ठीक है। तो ऐसी यस मैम। ओके, ऐसी कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल t इंडिपेंडेंट था, कोई भी वैल्यू ले सकता है, पर y वही वैल्यू लेगा जो इस t से मिल रही है। ऐसे ही अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखूं, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ हाफ mv। ठीक है, तो अगर मैं मान लो कोई एक कार जा रही है 20 की स्पीड से, उसने अपनी वेलोसिटी 20 से 60 कर दी, पर मैं कह रही हूँ काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, क्या ये पॉसिबल है? मैं कह रही हूँ वेलोसिटी बढ़ रही है पर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, क्या ये पॉसिबल है? मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ना ही पड़ेगा, ऐसे वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी को कम होना ही पड़ेगा। मतलब मैं ये कह सकती हूँ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, इट इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, और लास्ट में लिख सकती हूँ इट इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी सिंबल फॉर्म में। अब यहाँ पे बताओ डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है, वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी? वेलोसिटी डिपेंडेंट और काइनेटिक एनर्जी डिपेंडेंट। वेलोसिटी इंडिपेंडेंट हो गई, काइनेटिक एनर्जी हमारी डिपेंडेंट। करेक्ट। अब अगर ये क्लियर है तो यहाँ पे मैंने एक और फॉर्मूला लिखा है, एनर्जी इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें बताओ कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट? मैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट है ना। डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट है और फोर्स, सॉरी एनर्जी, मैं एनर्जी डिपेंडेंट है। एनर्जी डिपेंडेंट है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अपनी मर्जी से, अब बोलो दिनेश। यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मैं अपनी मर्जी से बदल सकती हूँ कि मैंने डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करा या कम किया, पर एनर्जी उतनी ही लगानी पड़ेगी जितना मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ऐसे अगर मैं फोर्स ज्यादा लगा रही हूँ तो
तो उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मेरा इंडिपेंडेंट है और एनर्जी मेरा डिपेंडेंट है। ऐसे अगर आप फोर्स की बात करूं तो फोर्स इंडिपेंडेंट है और एनर्जी डिपेंडेंट है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि एनर्जी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट या फिर एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है सबको कि एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास फंक्शन में किसी को कोई डाउट है कहीं पर भी? मैम ओके तो अब हमारे पास आता है डायरेक्शन। फिजिक्स में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम डायरेक्शन निकालते कैसे हैं? हम स्लोप की मदद से निकालते हैं। स्लोप की जगह हम लिख सकते हैं tan थीटा ऑल्सो। स्लोप का मतलब क्या है? कोई चीज कितनी इंक्लाइंड है। तो अगर मान लो यहाँ पे कोई, जैसे हमें ग्रीन कलर से एक लाइन ड्रॉ करिए और वो एंगल बना रही है एक्स वाली एक्सिस के साथ। एंगल हमेशा ये एक्स के साथ ही देखना है और वो एंगल क्या है? थीटा। तो अगर मैं इस छोटे से ट्रायंगल में यहाँ 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 ये जो इन 3 पॉइंट से बन रहा है ट्रायंगल, उस ट्रायंगल में tan थीटा निकालूं तो tan थीटा हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? ये जो छोटा सा एरो हमने यहाँ मार्क कर रखा है और बेस मतलब ये वाला छोटा सा पोर्शन। ये क्लियर है सबको? यस मैम। ओके अब नो परपेंडिकुलर मैम। किसको क्लियर नहीं है? हाँ ओके शिवांग, देखो हमने ये छोटा सा ट्रायंगल लिया 3 पॉइंट से बना हुआ था, उसमें हमने tan थीटा निकालना है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर, तो थीटा के अपोजिट ये वाली साइड है, उसका साइज मैंने रेड से मार्क कर दिया। और बेस जो थीटा के साथ वाली साइड है ये, उसका साइज मैंने ऐसे मार्क कर दिया। तो मैंने लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है? यस मैम। अब हमें बताना है कि इस परपेंडिकुलर और बेस का साइज क्या है। तो परपेंडिकुलर का साइज जब भी हम ग्राफ पे देखते हैं, हम जो भी डिस्टेंस देखते हैं वो ओरिजिन से देखते हैं, ऐसा नहीं हम बीच में कहीं से भी देखेंगे। तो मेरे को यहां से यहां तक की वैल्यू दे रखी है y2 और यहां से यहां तक की वैल्यू है y1। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं y2 माइनस y1 तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा और यही मेरा परपेंडिकुलर है। तो मैं परपेंडिकुलर की जगह लिख सकती हूँ y2 माइनस y1। सिमिलरली बेस में है मेरा x2 पूरा और ये वाली टर्म है x1। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे को ये पार्ट मिल जाएगा जो कि एक्चुअली में मेरा बेस है। तो मैं बेस की जगह लिख सकती हूँ x2 माइनस x1। यहाँ तक किसी को डाउट? नो मैम। नो मैम। नो मैम। मैम तो यही टर्म मेरे को क्या दे रहा है? tan थीटा, और यही tan थीटा स्लोप के इक्वल होता है और स्लोप का सिंबल होता है हमेशा यहाँ पे m। अब स्लोप यहाँ पे कैसे पता, tan क्यों ले रहे हैं हम हमेशा? जैसे मैंने कोई भी कर्व बनाया, अगर मैं इस पॉइंट पे एक टैंजेंट डालू यहाँ पे, तो जिस भी डायरेक्शन में टैंजेंट पॉइंट कर रहा है ना, मतलब हम उस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। एक्चुअली में तो हम नीचे आ गए कर्व पे, पर जो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं तो हम उस पॉइंट पे उस डायरेक्शन में मूव करें। ऐसे ही मान लो मैं अगर इस पॉइंट पे निकालना चाह रही हूँ तो मैंने यहाँ पे टैंजेंट बनाया, तो अब इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास कोई भी कर्व पाथ है उस पे मैं टैंजेंट बना के भी डायरेक्शंस बता सकती हूँ एरो वाइज। क्लियर है ये दोनों पॉइंट सबको? यस मैम। तो अगर यस मैम। अगर मैं यहाँ पे एक सर्कुलर शेप लूं और अब ये बताओ कि हर पॉइंट पे टैंजेंट अलग होता है सर्कल का या सेम होता है? अलग होता है। अलग होता है। डिफरेंट। करेक्ट। अलग होता है। टैंजेंट सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरेक्ट करेगा, तो अगर किसी और पॉइंट पे निकाल रही तो टैंजेंट बदलता जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे हूं तो मैंने टैंजेंट बनाया, वो इस तरफ आया। अगर यहाँ पे हूं तो टैंजेंट बनाएंगे तो इस तरफ आएगा, और यहाँ पे है तो टैंजेंट बनाएगा तो इस तरफ आएगा। मतलब सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट के साथ हमारी डायरेक्शन बदलती जा रही है क्योंकि टैंजेंट बदलता जा रहा है। ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। तो अगर डिस्टेंस की डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी की भी बदलेगी, वेलोसिटी की भी बदल रही है तो एक्सेलरेशन की भी बदलेगी। ये आपको आगे कंसेप्ट काम आएगा, इसलिए एक्सप्लेन किया।
अब हमारे पास आता है ग्राफ्स अलग अलग फंक्शन का। तो लीनियर किसको कहते हैं ये बताओ? मैम जिसकी पावर 1। जिसकी स्ट्रेट पावर लाइन। करेक्ट, उसे कहते हैं लीनियर। और क्वाड्रेटिक? जिसकी पावर 2। ओ करेक्ट। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे लीनियर फंक्शन का। लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है और वो कुछ एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। ये एंगल 0 भी हो सकता है, पर हम जनरली केस लेते हैं कि वो थीटा एंगल बना रहे हैं। और उसकी इक्वेशन हम लिखते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c। अभी c क्या है वो बताऊंगी। ओके। क्या बोला अंशुल? इंटरसेप्ट है, मैथ्स में पढ़ लिया सबने? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके, तभी सबको इजी लग रहा होगा। अभी ये m मेरा स्लोप है यहाँ पे और c इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट क्या होता है? जो y एक्सिस पे काटता हूँ। हाँ, अगर जैसे यहाँ पे मैंने ग्राफ लिया है और अगर मैं एक लाइन ले रही हूँ जो यहाँ से पास कर रही है, मतलब वो y एक्सिस को ओरिजिन पे कट कर रही है। पर अगर मैं उससे थोड़ा सा ऊपर ऐसे बना दूं तो मतलब वो अभी यहाँ पे कट कर रही है y एक्सिस को। अब मेरे को देखना है कि वो कितना डिस्टेंस ऊपर या नीचे कट कर रही है, वो ही मेरा यहाँ पे इंटरसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर c डिस्टेंस हमने लिया है, अगर मैं c डिस्टेंस ऊपर चली जाऊं तो वहां पे जाके उसने कट किया। तो उसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c। उसके बाद इसके दो स्पेशल केसेस लिए कि अगर हम इंटरसेप्ट को 0 कर दें, हमारे पास इक्वेशन थी y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब हमने c को 0 पुट कर दिया तो हमारे पास बचा है y इक्वल्स टू mx। तो ऐसे केस में भी हमें स्ट्रेट लाइन तो मिलेगी पर वो ओरिजिन से पास हो रही है। अब थर्ड केस हमने लिया जिसमें c भी 0 है और m की वैल्यू 1 कर दी है, मतलब y इक्वल्स टू x। m किसके इक्वल था? थीटा। tan थीटा का। और जिसकी वैल्यू है 1, मतलब कितने एंगल पे इंक्लाइंड है वो इस बार लाइन? 45 डिग्री पे, मतलब इस बार वो लाइन 45 डिग्री एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। और y इक्वल्स टू x मतलब आइडेंटिटी फंक्शन है। मैं अगर उसे 1 दे रही हूँ x को तो y भी 1 ही वैल्यू लेगा, x को मैं 2 पुट कर रही हूँ तो y भी 2 हो जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। अब हम लेते हैं इनवर्स फंक्शन। इनवर्स का मतलब क्या है? अगर मैं ये पूछ रही इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है ये बताओ। अगर कोई चीज बढ़ रही हो तो दूसरी घट रही होती है। करेक्ट, अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम होगी। तो इसका ग्राफ हमेशा इस शेप का होता है। हमें लगेगा कि अगर डिक्रीजिंग हुआ तो ऐसे बना देंगे, पर नहीं। इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखो, जब y की वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब ये पॉइंट है y की वैल्यू का, तो इस पॉइंट से आप कंपेयर करोगे तो x तो हमारे पास बहुत ही छोटी वैल्यू है। पर अगर मैंने x की वैल्यू बहुत ज्यादा कर दी, मतलब यहाँ पे, तो मेरे पास y बहुत कम हो गया। मतलब y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। अगर x बढ़ेगा तो y कम होगा, y बढ़ेगा तो x कम होगा। इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है फिजिक्स में। फिर हमारे पास आता है कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। अगर मैं लिख रही हूँ y की वैल्यू है 2, y एक्सिस पे एक टर्म है 2, तो अगर मैं x को या टाइम को बदलती जाऊं तो क्या ये 2 बदलेगा? मतलब 2 की वैल्यू कभी होगा कि 2 इज इक्वल टू 3, ऐसा पॉसिबल है? नो मैम। हमेशा अगर मेरे पास फिक्स कर दिया है कि y एक्सिस पे मैंने वैल्यू फिक्स कर दिया कि y का जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 2 है हमेशा, तो चाहे x को कितना पीले ठंडे ये चाहे ठीक है पीने वाला ये कर मैं ऐसा की चाहे हम x को कितना ही बढ़ा दें या कम कर दें, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिक्स रहेगी, 2 ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x को ले रही हूँ 2 तो भी मेरे को y पे 2 ही मिलेगा। फिर मैं x को ले रही हूँ 100 तो भी मेरे को y पे 2 ही मिल रहा है। और यही पॉइंट है मेरा 0,2 वाला। तो इस केस में मेरे को एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है जो x के पैरेलल है, कि मैं x को चाहे कितना ही बदलती जाऊं वो ऊपर वाली चीज नहीं बदलेगी। क्लियर है सबको?
यस मैम। Yes, ma'am. तो जब भी Yes, ma'am. अगर आपको किसी कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो पैरेलल होती है एक्स एक्सिस की। अब हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक का कैसा ग्राफ होता है? कौन एक सेक्शन नहीं पढ़ा है अभी? Parabolic. मैम पढ़ा। पैराबोलिक ग्राफ होता है हमारे पास। पैराबोलिक का मतलब है ऐसी शेप आती है कप टाइप। अभी 4 टाइप का होता है, या तो ऊपर नीचे होगा या फिर लेफ्ट राइट होता है। हमने यहाँ पे 2 ही केस कंसिडर करे हैं क्योंकि फिजिक्स में मोस्टली यही 2 यूज होते हैं। तो इन दोनों ही केस में जो फंक्शन है, पहली बात x की पावर 2 लगी हुई है, और दोनों केस में जो ग्राफ है उसकी शेप a पे डिपेंड कर रही है। a का मतलब है अगर मैं लिख रही हूँ y इक्वल्स टू 3x² और दूसरे में लिख रही हूँ y इक्वल्स टू -3x², तो इसमें ये जो कांस्टेंट मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ वो पॉजिटिव है, तो मेरे पास ये मुंह खुला हुआ ग्राफ मिलेगा जिसका ऊपर से फेस ओपन है। पर अगर मैं a लेस देन 0 है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, तो मेरे को ऐसे नीचे की तरफ मुंह खुला हुआ मिलेगा। और अगर आप पूछो कि ऐसा हो क्यों रहा है, कोई रीजन दे सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? मैम वाई एक्सिस के नीचे साइड मैम एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है, हाँ, तो इसमें डाउनवर्ड पैराबोला होगा। उससे तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं है कि नेगेटिव होती है। मैम y इज इक्वल टू -3x², ना तो मैम जो हमारे पास माइनस का 3 है इसमें हाँ, बोलो, करेक्ट बोल रहे हो। नेगेटिव साइड निचली साइड। हाँ, क्या बोल रहे जैसिका कि हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो डाउनवर्ड्स इसलिए होता है क्योंकि y अगर मैं नीचे वाली साइड देखूं नेगेटिव होता है, और इसमें अगर मैं y ऊपर वाली तरफ देखूं पॉजिटिव होता है। x² है तो स्क्वायर है, वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा, पर क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ही मल्टीप्लाई किया है तो आंसर मेरे को हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है फर्स्ट केस में। और सेकंड वाले में मैंने पॉजिटिव मतलब स्क्वायर वाली टर्म को एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर हम हमेशा नेगेटिव मिलेगा। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं, मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट। ये वाला जो ग्राफ है फर्स्ट वाला, उसमें हमने मिनिमम पॉइंट बनाया क्योंकि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी ये और पॉजिटिव होता जाएगा, तो ये और हाइट पे जाता जाएगा, तो हमें सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पता है। पर इस वाले केस में हमने मैक्सिमम इसलिए कहा है क्योंकि यही है उसकी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। उसके नीचे जाते जाएंगे तो वो और नेगेटिव होता जाएगा, और जैसी वैल्यू नेगेटिव हो रही है मतलब वो और छोटी होती जा रही है। क्लियर है सारे पॉइंट सबको? यस Yes, मैम। sir. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, अब हमारे पास आता है ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शन। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है? मैम पावर। किसकी पावर? पावर तो ठीक है, किसकी पावर? अगर हम e की पावर कुछ भी लगा देंगे ना तो हम एक्सपोनेंशियल की बात कर रहे हैं। अब बोलो सुमित। और ऐसे ही अगर लॉगरिथमिक में क्या लिखते हैं, हम लॉग लिखते हैं। लॉग भी 2 टाइप का है, अभी मैं जनरल केस ले रही हूँ लॉग, और इसमें कुछ वैल्यू देते हैं x। तो इन दोनों को ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, दोनों में एक ही डिफरेंस है। शेप के अलावा कोई डिफरेंस बता सकते हैं क्या डिफरेंस है यहाँ पे? मैम फर्स्ट जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्राफ उसमें मैम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू की साइड जा रहा है ग्राफ ऊपर। एक्सपोनेंशियल वाले में ओके, लॉगरिथमिक में मैम इसमें नीचे इस साइड भी जा रहा है। करेक्ट। एक्सपोनेंट एक डिफरेंस तो ये है कि एक्सपोनेंशियल में हमेशा आंसर कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, पर लॉगरिथमिक वाले में हमारे पास नेगेटिव चीज भी आती जा रही है। दूसरा डिफरेंस जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो क्या है? अगर आप देखो यहाँ पे ग्राफ में ये वाली साइड है पॉजिटिव एक्स और ये वाली साइड है नेगेटिव एक्स, तो जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक्सपोनेंशियल नेगेटिव साइड भी बनता है, पर लॉग वाला ग्राफ अगर आप देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं बन रहा है, वो नीचे तो जा रहा है पर नेगेटिव साइड नहीं जा रहा एक्स की तरफ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ई की जो वैल्यू है ऊपर हम एक्स लगा रहे हैं, ये कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, उस पर कोई कंडीशन नहीं है। पर जब भी हम लॉग के साथ लगाते हैं ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है।
अगर आप ये लिखोगे ना log ऑफ -2, अगर आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करोगे अपने फोन में तो वो दिखाएगा इनवैलिड, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम log के अंदर कुछ नेगेटिव वैल्यू डाल सके। समझ आया सबको? सुन इसमें तो कभी भी यस log मैम। में नेगेटिव वैल्यू मत डालना, पर अगर आप e की पावर -2 करोगे तो इसका आप आंसर निकाल सकते हो। अब आगे चलते हैं, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया सबने? यस मैम। मैं अच्छा, बताओ cos 180 क्या होता है? -1 चलो, अभी तक की सबसे बेस्ट क्लास है और बाकी 2 क्लासेस में कुछ आंसर नहीं किया इस। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री का हमारे पास सबसे पहले 0 से 90 आपने टेबल पहले भी पढ़ी हुई है, उसके बाद के कुछ टर्म्स है उनके रूल्स देखेंगे। जब भी हम कोई एक ट्रायंगल लेते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर एंगल लिया थीटा, उसके जो पर्टिकुलरली अपोजिट साइड है वो क्या होता है हमारा? बेस होता है, परपेंडिकुलर। वो परपेंडिकुलर है। और जो साथ वाली साइड होती है मतलब एडजेसेंट, वो क्या होता है? बेस। बेस। Base। अगर हमें साइन निकालना है तो हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे, कॉस निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दिया। फिर ये 3 फॉर्मूले हैं, ये भी आपने पहले पढ़े हुए होंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब ये जो फॉर्मूले हैं इनका मतलब क्या है? अगर मैं लिख रही हूँ साइन के साथ -30, तो साइन क्या करता है, इस माइनस को बाहर ले लेता है, तो मेरे पास आएगा माइनस ऑफ साइन 30। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे? -1/2। -1/2। मतलब उसके पास अगर अंदर नेगेटिव था तो उसने बाहर ले लिया और माइनस साइन 30 आ गया। ऐसी ही सेम चीज टैन भी करता है, पर अगर मैं कॉस के साथ लूं -30, तो कॉस क्या करेगा, उसको चाहे कुछ भी नेगेटिव दे दो, वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी का है, वो सबको पॉजिटिव कर देगा। तो हमने नेगेटिव दिया, उसने इसको भी पॉजिटिव कर दिया, और आंसर आ गया हमारा √3/2। ठीक है, तो कॉस में अगर आप नेगेटिव एंगल दे रहे हो, पॉजिटिव एंगल दे रहे हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सबको क्लियर है ये? मैम कोज माइनस वाला बता देते। और कॉस, अब बोलो। कोज थीटा माइनस मैम। कॉस थीटा माइनस, वही तो मैंने बताया अभी ऊपर ये वाला, कि हमने कॉस के साथ -30 लगाया है। ये कॉस क्या करेगा, इस माइनस को बाहर नहीं लेगा, इसको अंदर ही अंदर पॉजिटिव कर देता है। तो -30 का बन गया 30 cos 30, और फिर उसकी बस वैल्यू लिखती है। यही पूछ रहे थे आप ललित? मैम ये पूछ रहा था मतलब माइनस कैसे हटता है मैम। वो माइनस कैसे हटता है? अच्छा, वो भी ये वाला क्वेश्चन आप याद रखना, जब मैं सर्कल से बनाऊंगी ना तो उसमें बताऊंगी, ठीक है? नेक्स्ट वाली स्लाइड में होगा। मैं इसका प्रॉपर रीजनिंग है, अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते तो एंगल कैसा लेते हैं? नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज जाते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, है ना? यहाँ पे मेरे पास 0 डिग्री होता है, ये 90 होता है, और ये 360 होता है। अब कॉस इस वाले में भी और इस वाले में भी, दोनों में पॉजिटिव होता है, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी। मैं फोर्थ वाले में क्या कहते हैं वो ना, तो मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, दोनों में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में भी और फोर्थ में भी। अब मैं सिर्फ इसलिए अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आपको, कि आपने पढ़ा हुआ है तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो जब हम ऊपर गए, ऊपर क्या बोल रहे हो रोहन? 360 इधर छोड़ना, इधर तो 270 नहीं होगा। अरे मेरा मतलब है इधर 360 हो जाएगा, यहाँ पे जाके यहाँ पे तो 270 होगा, करेक्ट। मैं इसे वैसे, ताकि आपको कंफ्यूजन हो। ये मेरा लास्ट वाला क्वाड्रेंट है, वो दोनों कंबाइन हो रहे थे 0 और 360, इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो यहाँ पे आ गया 360 वाला, और वो ऊपर है 90 वाला क्वाड्रेंट। तो आपको पता है ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी कॉस पॉजिटिव है। और अब आपने ये भी बोला कि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रही हूँ तो मैं पॉजिटिव लूंगी, पर अगर मैं क्लॉकवाइज जा रही हूँ तो नेगेटिव लूंगी। तो अगर मेरे पास यहाँ पे एक ऐसी लाइन मैंने ड्रॉ करी है, और ये यहाँ पे इस एंगल पे है, तो ये +30 हो गया। और यहाँ पे अगर यही लाइन ऐसे नीचे की तरफ बनाई तो ये एंगल क्या हो जाएगा?
-30। क्लियर है ये सबको? यस मैम। ठीक है। अब आपने ये बोला कि ऊपर वाले क्वाड्रेंट और नीचे वाले क्वाड्रेंट में कॉस तो आंसर पॉजिटिव ही देता है, तो अगर cos 30 निकालोगे तो उससे भी आपके पास √3/2 आएगा, और cos -30 निकालोगे उससे भी √3/2 आएगा। क्लियर है ललित ये कैसे आता है पॉजिटिव? यस मैम। ठीक है, ये और किसी के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम नीचे वाले में साइन का निकालेंगे तो उस क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव नहीं होता है और ना ही कॉस पॉजिटिव होता है। बाकी लोगों को भी समझ आया है? इसमें ठीक है। यस मैम। मैं तो शुरू में पढ़ते थे ना, तब होती थी ये दिक्कत, अब तो मतलब पता लग गया है। क्या बोल रहे हो अंशुल? मैं जब हम शुरू में पढ़ते हैं ना, तो हमको पता नहीं होता ना कॉस मतलब हाँ कैसे होता है कॉस, हाँ, शुरू में फिर पता लग गया है। ट्रिकी लगता है कि इतने सारे एंगल हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैं कोशिश करूंगी एक बार फिर से ढंग से क्लियर कर दूं इसके बाद। अब यहाँ पे हमने पहला ट्रायंगल लिया है जिसमें ये पर्टिकुलर एंगल 30 डिग्री है। तो अगर मैं को बताना है कि साइड्स कौन सी होगी, तो मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन निकाल सकती हूँ। जैसे अगर मैं निकालूं sin 30, तो sin 30 क्या हो जाएगा? 1/2। और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब मेरा परपेंडिकुलर हो गया 1 और हाइपोटेन्यूज हो गया 2। ऐसे ही अगर मैं cos थीटा यूज करूं या tan थीटा यूज करूं तो मेरे पास बेस आ जाएगा। सिमिलरली इस ट्रायंगल में हमने यूज किया फॉर एग्जांपल cos 45 डिग्री, तो cos 45 कितना होता है? 1/2। 1/√2। वो हो गया हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया 1 और हाइपोटेन्यूज लगा दिया √2। फिर एक मैजिक ट्रायंगल है, ये आप लोग को प्लीज याद रखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 37 डिग्री है, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये वाला एंगल 53 डिग्री आएगा। और इस पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए साइड्स फिक्स हैं 3, 4, 5 ऐसी ही आएंगी और ऐसी बनी हुई होगी। तो अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ tan 53, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? tan 53 बताओ, ट्रायंगल बना हुआ है आपके सामने। 4/3 बिल्कुल करेक्ट। देखो 53 डिग्री यहाँ पे बना हुआ है, उसके अपोजिट साइड क्या है? ये मतलब 53 वाले के लिए 4 परपेंडिकुलर हो गया, और उसके साथ वाली साइड क्या है? मतलब ये, तो 3 उसके लिए बेस हो गया। तो हमारे पास आ गया 4/3। समझ आया सबको? एक सेकेंड, मेरे को एक सेकेंड देना, मैं दूसरी स्लाइड ओपन कर ले रही हूँ जब तक। अच्छा मेरे को बताओ कि सेकंड कितने क्वाड्रेंट होते हैं टोटल जब तक? और 4 होते हैं। और कैसे वेरी करता है? किसका माइक ऑन है? एक हो रहा है। हेलो, ठीक है। हाँ, कैसे वेरी करते हैं एंगल्स? मतलब फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में कौन सी टर्म्स पॉजिटिव होती हैं? सभी पॉजिटिव होती All terms. all terms positive। ऑल टर्म्स पॉजिटिव। और सेकंड वाले क्वाड्रेंट में Sin and साइन कोसेक। साइन कोसेक साइन को। साइन कोसेक। और थर्ड वाले क्वाड्रेंट में टेन कोट। tan कोट। अच्छा। और फोर्थ वाले में बोले कॉस और सेकेंड। हाँ, अच्छा अब मैं ये पूछूं tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? करेक्ट, tan का रेसिप्रोकल हो गया। ऐसे ही अगर sin का रेसिप्रोकल cos cos a प्लस b भी कर लिया। यस मैम। अच्छा, सब कुछ पढ़ लिया आप लोगों ने, तो मेरी एनर्जी बहुत सेव हो जाएगी, है ना। cos a प्लस b कितना होता है?
cos है sin b Okay. plus cos भी गलत। cos A plus B upon 2 हाँ cos A plus B A minus B upon 2. करेक्ट। और साथ में कुछ और नहीं लगेगा? Sine. एक 2 नहीं लगता एक्स्ट्रा? मैम वो पहले लगा दिया। अच्छा, बोल दिया था आपने, ठीक है। यस मैम। तो हमारे पास आएगा cos A plus B by 2 into cos A minus B by 2। अच्छा, sin 2A का फॉर्मूला sin 2x। 2 sin theta cos theta क्या बोल रहे हो? 2 sin theta cos theta 2 sin x into cos x, करेक्ट। और tan 2A का 2 tan x upon 1 minus tan square x. plus 10 सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद है आप लोग को, वेरी गुड। अच्छा, और मैं पूछती हूँ, tan 135 निकालना है तो कैसे निकालोगे? मैम 90 10 plus 90 प्लस 90 plus 90 plus 40 90 plus 45. करेक्ट, ठीक है। तो अब मैं ओपन करती हूँ इसे। मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना आप लोग को? इसमें नो मैम। मैम नो मैम बस एक सेकंड। अब दिख रहा है? नो नो मैम मैम अभी नहीं दिख रहा? यस मैम दिखाई दे रहा है ठीक है। तो हमारे पास लास्ट में आया कि क्वाड्रेंट्स के साथ कैसे वेरी कर रहा है। अच्छा, इसके लिए हम क्या शॉर्टकट याद करते हैं ये सारे वेरी करने के लिए? आफ्टर 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 After school to college. ठीक है, सबसे पहले हम स्कूल में गए, उसके बाद हम कॉलेज में चले गए। अब आपने ही बताया फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, ए से आफ्टर, ए से ऑल, तो साइन, कॉस, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट सब पॉजिटिव है। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड वाले में टैन और कॉट, और फोर्थ वाले में कॉस और सीकेंट। अब हर क्वाड्रेंट में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है, तो यहां से स्टार्ट किया तो ये वो 0, 0 प्लस 90, 90, फिर 90 में एक और 90 ऐड करा तो 180 हो गया, 180 में एक और ऐड किया तो 270 हो गया, और 270 में एक और ऐड किया तो 360 हो गया। और अगर आप ध्यान से देखो, जो आपको कंफ्यूजन हो रही थी एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिव, तो ये जो हमारी साइकिल बन रही है एंटी क्लॉकवाइज ही बन रही है ना, और हमने इसमें सारी पॉजिटिव एंगल ही लिखा है, कहीं पर भी नेगेटिव नहीं लिखा। अगर मैं क्लॉकवाइज बनाऊंगी इसे तो ये हो जाएगी -90, ये हो जाएगा -80, ये हो जाएगा -270, और ये हो जाएगा -360। क्लियर है सबको ये? यस मैम यस मैम। यस मैम यस मैम अब हमारे पास अगर मेरे को बात करनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कैसे बदल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है 0 से 90 तक, तो हम एंगल लेंगे या तो 90 से कुछ कम है या फिर 360 से कुछ ज्यादा। 360 से कुछ ज्यादा क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे 360 आ गया, और अगर उससे ऊपर जा रहे हैं तो मतलब 360 में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में गए, मतलब 90 से 180 के बीच में, तो मतलब 90 में कुछ ऐड करा या फिर 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करा। थर्ड क्वाड्रेंट में गए तो 180 से 270 के बीच में है, मतलब 180 में कुछ ऐड करा या फिर 270 में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया। और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 के बीच में है, तो 270 में कुछ ऐड करा या फिर 360 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये तो क्लियर होगा आप सबको? यस मैम। यस मैम ओके, यस मैम तो अब हम देखते हैं कैसे चेंज होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? 90 92 और 270। अगर मैं मतलब 90 का अगर ऑड मल्टीपल लू ना, जैसे 91 जा 90 और 93 जा 270, ऐसे कोई भी ऑड मल्टीपल लू तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, और वो हमेशा इस वाली एक्सिस पे बनेगा कि जो इस एक्सिस के अलोंग कोई भी अगर आप एंगल बना रहे हो वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्या करता है? साइन पूछेंगे हम वो कॉस देगा, टैन पूछेंगे तो वो कॉट देगा, कॉट पूछेंगे तो टैन, और कोसेकेंट पूछेंगे तो वो सेकेंड देगा, और रिवर्स पॉसिबल है।
अब अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में हम लोग ले रहे हैं जैसे 360 में कुछ ऐड करना। तो आपने ही बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव है, तो सबसे पहले आपका काम है ये चेक करना कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिया है या नहीं लिया है। जैसे यहाँ पे 360 लिया है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होता है, तो साइन का आंसर साइन में ही आएगा। फिर चेक करना है 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में था। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसमें तो साइन पॉजिटिव होता है, तो आंसर आ गया पॉजिटिव साइन थीटा। फिर हमने कॉस के लिए भी ऐसे चेक करा कि एंगल कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं है, अब नहीं था, और उसके बाद फिर से चेक किया, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो आंसर आ गया पॉजिटिव कॉस थीटा। सिमिलरली हम टैन के लिए भी कर सकते हैं। अब मैंने ये साइन वाला क्वेश्चन दिया, इसमें 90 आ गया है। 90 का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया। तो साइन अगर हम पूछ रहे हैं तो आंसर में कॉस देगा, और फिर हमें कंपेयर करना है कि हम पूछ किसका रहे हैं। मूवी बना सकती है करना उन्हें बोल देंगे लिख रहा है। सिमरन प्लीज अपना माइक म्यूट रखो, बार बार डिस्टर्बेंस हो रही है। साइन वाले में अब हमने देखा कि 90 डिग्री था, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री के कारण साइन का कॉस हो गया। फिर हमें देखना है कि किसका पूछ रहे थे हम, तो साइन का पूछ रहे थे, और साइन के साथ लगा था 90 माइनस थीटा, वो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो आंसर पॉजिटिव लिख दिया। फिर वही कॉस के लिए करा, तो कॉस का आंसर साइन में आ गया, और कॉस का भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है, तो उसका आंसर भी पॉजिटिव। फिर हमने लिया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम लेंगे 180 में से कुछ का। तो अगर मैंने साइन के लिए लिया तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, आंसर साइन मिलेगा। दूसरा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो आंसर पॉजिटिव। पर जब हम कॉस के लिए लेंगे तो आंसर तो कॉस में ही मिलेगा, पर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हो जाता है, तो आंसर नेगेटिव हो गया। सिमिलरली टैन के लिए भी नेगेटिव हो जाएगा। फिर अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लूं जैसे 90 प्लस थीटा, तो साइन का मिलेगा कॉस। फिर ये देखना है ये 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, जैसे यहाँ पे सेकंड में है, सेकंड में साइन तो पॉजिटिव है, तो इसका कुछ भी आंसर होगा वो पॉजिटिव लेंगे। पर जब हमने कॉस के लिए लिया, तो क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव था, इसलिए उसका आंसर नेगेटिव आ गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हम 180 में कुछ ऐड करेंगे, तो हमने साइन में करा तो आंसर साइन में ही आया, पर क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाता है, तो आंसर नेगेटिव। फिर कॉस में अगर हमने किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव, तो इसमें भी आंसर नेगेटिव। पर टैन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाता है, तो आंसर पॉजिटिव। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए करेंगे तो 360 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो साइन लोगे तो नेगेटिव मिलेगा, कॉस लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस वाला पॉजिटिव है और टैन वाला नेगेटिव। क्लियर है सबको? यस मैम। अगर ये क्लियर है तो मेरे को ये बताओ, साइन 270 है ये माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा मैं माइनस कोस थीटा। माइनस कॉट थीटा, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो कॉस आएगा यहाँ पे कॉस थीटा, और क्योंकि 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये आंसर नेगेटिव हो गया। क्लियर है सबको? यस मैम। यस सर। फिर हमारे पास ये कुछ बेसिक फंक्शन थे ट्रिग्नोमेट्रिक के। यहाँ पे एरर है प्लस, यहाँ पे उल्टा साइन लगा हुआ है, हमारे पास आएगा ऊपर प्लस और नीचे माइनस। अब अगर आपको फॉर्मूला निकाल, अच्छा मैं ये लिख सकती हूँ कि साइन मेरे पास है 45 प्लस 30, उसके बाद मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं और मैं लिख देती हूँ साइन 45 प्लस साइन 30। ऐसे लिख सकती हूँ ना? यस सर। यस मैम। लिख सकती हूँ ना मैं? यस मैम। बाकी लोग कोई क्यों नहीं बोल रहा है? यस मैम। जो जो बोल रहे हैं ना यस मैम, उन सबको डंडे पड़ेंगे। नो मैम। ये पूरा मैथ्स है। मैं साइन ए प्लस बी होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए। ये पूरा का पूरा साइन के साथ एंगल जुड़ा हुआ है। एंगल को कभी कॉमन मत लेना कि आपने अब अलग अलग कर दिया, एक आधा ब्रैकेट वहां चला गया, आधा ब्रैकेट वहां पे चला गया।
ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। ये इसीलिए मैंने पूछा था, ताकि ये कंसेप्ट में देखना चाह रही थी। ये बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। अगर आपके पास ऐसा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और इस वाले के लिए आपको पता है साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगेगा। दोनों से आंसर बिल्कुल अलग आते हैं। तो कभी भी अगर एंगल है, आप इसमें से भी साइन को कॉमन नहीं ले सकते हो। ना आप साइन को कॉमन ले सकते हो, ना आप एंगल्स को अलग कर सकते हो। ये बात समझ आ गई सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो जेसिका एंड बाकी सब लोग प्लीज ऐसा कभी मत करना कि ये दोनों इक्वल कर दो, आंसर बहुत गलत हो जाएगा। तो अगर जैसे साइन 45 प्लस 30 है, आप करोगे साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 प्लस इंटू साइन 30। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि साइन वाले में एक टर्म साइन की होती है, एक टर्म कॉस की, एक टर्म साइन की, एक टर्म कॉस की। और प्लस कर रहे हैं तो प्लस ही लग रहा है, माइनस कर रहे हैं तो माइनस ही लग रहा है। पर कॉस वाले में कॉस के साथ कॉस ही मल्टीप्लाइड है, साइन के साथ साइन ही मल्टीप्लाइड है। और अगर प्लस करते हैं हम लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में माइनस लग जाता है, और माइनस कर रहे हैं तो राइट साइड में प्लस लग जाता है। वहीं अगर tan का फॉर्मूला देखें तो tan a प्लस बी हो जाएगा, ऊपर वाली टर्म जैसे a प्लस tan b। अगर मतलब अगर हम लेफ्ट साइड में दोनों को ऐड कर रहे थे, यहाँ पे a प्लस बी, तो इस वाली साइड में भी हम ऐड ही करेंगे न्यूमरेटर में। पर जो डिनोमिनेटर में है उसमें अपोजिट साइन आ जाता है, tan a tan b। अब जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था उसमें अगर मैं a इक्वल्स टू b कर दूं, तो लेफ्ट साइड में आ गया साइन इंटू a प्लस बी, मतलब साइन 2a। और राइट साइड में आ गया मेरे पास साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a। उसको मैं लिख सकती हूँ साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a कॉस a। ऐसे ही अगर मेरे को कॉस 2a का फॉर्मूला बनाना है तो मैं इसे लिखूंगी कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। मोस्टली फिजिक्स में तो यही वाला यूज होंगे ये दोनों। और tan 2a का फॉर्मूला बनाया तो फिर से tan a प्लस b में b इक्वल्स टू a पुट करा तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। तो अब हम डिफरेंशिएशन को और क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। पढ़ लिया लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स? यस मैम। मैम समझ नहीं आया Yes, है, ma'am. पढ़ तो लिया है। अच्छा, लिमिट्स नहीं समझ आएगा, डेरिवेटिव तो आ गया होगा। Yes, मैम। हाँ, लिमिट्स फालतू का टॉपिक है। डेरिवेटिव क्या होता है? अच्छा, डिफरेंशिएशन क्या होता है? मैं किसी एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना दूसरे फंक्शन के डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या? वही तो मैं पूछ रही हूँ, एक के रिस्पेक्ट में करना, वो तो समझ आ गया। किसी चीज को स्मॉल क्या बोल रही हो जेसिका? मैं स्मॉल स्मॉल पार्ट में तोड़ना। करेक्ट, यही आंसर है। कोई भी एक बड़ी चीज थी हमारे पास, अगर हम उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दें तो डिफरेंशिएशन हो जाता है। अब आप लकड़ी के टुकड़े करोगे तो नहीं होएगा वो। ठीक है, मैथ्स में अगर हमारे पास कोई एक टर्म है, कोई नंबर है, उसको हम छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दे तो। दूसरी चीज ये बताता है कोई एक चीज दूसरे के बदले कैसे चेंज हो रही है। मतलब जैसे यहाँ पे ग्राफ है मेरे पास, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे x1 है मेरा x की वैल्यू, और इसी के लिए y की वैल्यू है y1। वहीं अगर मैं दूसरा पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे x2, ये ऊपर से जो आ रहा है, तो इस पॉइंट के लिए y की वैल्यू थी y2। तो अब आप देखो, अगर x1 बदल रहा है तो y भी बदल रहा है। इसका मतलब अगर मैं x को बढ़ाऊंगी तो y में भी कुछ चेंज आएगा, x को कम करूंगी तो y में कुछ चेंज आएगा। y x के हिसाब से बदल रहा है। इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन, कि अगर मैं x को थोड़ा सा बढ़ाऊंगी तो y कितना बदलेगा। समझ आया? यस मैम। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। जैसे वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कि हर छोटा सा अगर मैं टाइम चेंज कर रही हूँ तो कितना डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसे ही एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी पर टाइम, कि थोड़ा सा टाइम चेंज किया तो वेलोसिटी कितनी बदल रही है।
अब हमारे पास यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में इसका मतलब क्या है, जब भी मेरे पास dx लग जाए तो d लगा लो, डेल्टा लगा लो, या ये डेल्टा लगा लो, ये तीनों के तीनों ना चेंज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों का साइज अलग अलग होता है, छोटा चेंज, थोड़ा बड़ा चेंज या और बड़ा चेंज। तो जब भी dx लगा हुआ है मतलब x बदल रहा है। अब डेरिवेटिव में ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि अगर मैं x को बदल रही हूं तो बताओ x की पावर n कैसे बदलेगी। तो उसके लिए फॉर्मूला है, जो भी पावर होगी वो क्या होगी, सामने आ जाएगी और x की एक पावर डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास x स्क्वेयर है और मेरे को d बाई डी एक्स इसका निकालना है तो ये 2 सामने आ गया, 2 हो गया, हाँ, और x की एक पावर डिक्रीज हो गई तो मेरे पास आ गया आंसर 2x। क्लियर है सबको? ठीक है। अब डेरिवेटिव को एक और तरीके से भी लिखते हैं, कितना बड़ा बार बार ना लिखना पड़े, d बाई डी एक्स। हम लोग x n है, जैसे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम ऊपर एक डैश लगा देते हैं, उसका भी मतलब डेरिवेटिव ही है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल सेम है ये। अब यहाँ पे अगर मेरे पास कांस्टेंट है फॉर एग्जांपल 2 और अब मैं x की वैल्यू बदलती जा रही हूँ तो क्या 2 पे कुछ असर पड़ेगा x का? 2 तो 2 ही रहेगा। Yes, ma'am. तो अगर मैं कोई भी कांस्टेंट लेती हूँ तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है तभी उसे कांस्टेंट बोल रहे हैं। और जैसे ही वो कांस्टेंट हो गया तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 आ जाए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने लिया है डेरिवेटिव ऑफ 4, तो खाली 4 है मतलब इसके साथ x की पावर 0 लिख सकती हूँ। और जैसे ही अब यहाँ पे पावर लग गई, मैं पावर वाला फॉर्मूला लगा देती हूँ तो ये पावर सामने आएगी 4 इंटू 0 और एक पावर डिक्रीज हो जाएगी 0 माइनस 1। अब पावर चाहे कुछ भी होती रहे, ये 0 तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है तो आंसर 0 आएगा। तो ये मैथमेटिकली भी रीजन आ गया है कि क्यों 0 होता है कांस्टेंट। फिर अगर मेरे पास कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है मतलब 2 इंटू एक्स स्क्वेयर, और अब इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो आप इस कांस्टेंट को हमेशा बाहर निकाल सकते हो। आपने 2 को बाहर निकाला और अब आपने अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव ले लिया तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव आ गया 2x। और अब ये जो नंबर्स है ना, इनको आप अब मल्टीप्लाई कर सकते हो नॉर्मली, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आ गया हमारे पास 4x। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगर मेरे पास था 3x की पावर 4 तो हमने पहले 3 को बाहर निकाला, अंदर था x की पावर 4। अब इस 4 ये जो पावर थी आगे आ गई और एक पावर डिक्रीज हो गई तो मेरे पास आ गया 3 इंटू 4 और x क्यूब, तो 12x क्यूब आ गया। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा रूल है, मोस्टली एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर आप किसी भी चीज का करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 2 टर्म्स हैं जो ऐड हो रहे हैं और इन दोनों के सम का मेरे को डेरिवेटिव करना है तो मैं उन दोनों का अलग अलग भी निकाल सकती हूँ कि एक बार f का निकाला, एक बार g वाले का निकाला, फिर जो भी आंसर आएगा उसको ऐड कर दो अगर एडिशन का क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट कर दो अगर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स और इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो मैं एक बार एक्स क्यूब का निकाल सकती हूँ और एक बार एक्स का। मैंने इसको ऐसे ओपन कर दिया, एक्स क्यूब आ गया और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आ गया। और फर्स्ट वाली टर्म से क्या आएगा डेरिवेटिव? 3x square plus 1. 3x स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट। dx बाई dx हो गया 1 और फर्स्ट टर्म से आ गया 3x स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। हमने लिया 3x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4। तो इस वाली टर्म में 3 मेरा कांस्टेंट था, उसको हम अलग से रख सकते हैं। और ये जो 5 था पावर में वो सामने आ गया और एक पावर डिक्रीज हो गई तो हो गया 15x की पावर 4। ऐसे ही सेकंड वाली टर्म में हमारे पास ये 4 था पावर, वो सामने आ गया, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया और एक पावर डिक्रीज हो गई हमारी पावर x क्यूब।
क्लियर है सबको? यस मैम। इसमें यस मैम। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव बताओ। ये डेरिवेटिव अटक गया है। -20 x Minus raised to power -11 करेक्ट, -14 x raised to power -3। करेक्ट। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म थी उसमें से अगर हमने देखा तो ये -10 सामने मल्टीप्लाई में आ जाएगा, -20 हो गया, और एक पावर डिक्रीज करनी थी तो -10 -1। सेकेंड वाले केस में भी यही हुआ, -2 7 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया -14, और x की पावर एक डिक्रीज हो गई तो मेरे पास आ गया -3। और अब हम लिख सकते हैं इसे -20 x की पावर -11 और -14 x की पावर -3। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता दो। मैम अब हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या है, अगर दो हमारे पास फंक्शन है वो दोनों मल्टीप्लाई में, तो तब कैसे निकालेंगे डेरिवेटिव? तो सिंपल है, एक एक करके निकालना है। पहले आप क्या करोगे, अगर u इंटू वी है और इनका डेरिवेटिव फाइंड करना है, एक बार आप u का डेरिवेटिव करोगे और दूसरे वाला जो नंबर है जैसे v है यहाँ पे उसको कांस्टेंट रखोगे, कि उसको आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है। फिर आप क्या करोगे, v का डेरिवेटिव करोगे और u को कांस्टेंट रखोगे। जैसे अगर मैं ले रही हूँ x² इंटू एक्स प्लस 2 और इन दोनों के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव करना है, तो एक बार तो आप x² का करोगे, x प्लस 2 को कांस्टेंट रखा, फिर आप x प्लस 2 का करोगे और x² को कांस्टेंट रखोगे। तो फर्स्ट टर्म से आ जाएगा मेरे पास x² का डेरिवेटिव 2x इंटू एक्स प्लस 2, सेकेंड वाले उससे आ जाएगा मेरे पास 2x इंटू 1। क्लियर है यहां तक सबको? यस मैम। अब बेसिक Yes, ma'am. अब बस नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 3 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 4, तो जब हमने यहाँ पे डेरिवेटिव किया तो एक बार 3 माइनस एक्स स्क्वेयर को कांस्टेंट रखा, एक्स प्लस 4 का डेरिवेटिव किया वो आ गया 1, फिर हमने एक्स प्लस 4 को कांस्टेंट रखा और 3 माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव किया, वहां से आ गया -2x, फिर बस नॉर्मल आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मेरे पास यहाँ पे तो दो ही फंक्शन है, दो से ज्यादा होंगे, जैसे यहाँ पे लिया है मैंने 3 फंक्शंस, तो उस केस में क्या करना है, एफ जी एच लिया, इसमें भी एक एक करके ही करना है। पहले एफ का डेरिवेटिव किया, बाकी दोनों को नॉर्मली मल्टीप्लाई, फिर जी का डेरिवेटिव किया तो बाकी बचे हुए दोनों को नॉर्मल मल्टीप्लाई, फिर एच का किया तो एफ और जी को मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसी अगर आप हाँ बोलो अंशुल। मैम आप x प्लस 4 का डेरिवेटिव बता दो एक बार। x प्लस 4 का डेरिवेटिव देखो, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d4 बाई डी एक्स। इतना क्लियर हो गया अंशुल कि मैं ऐसे लिख सकती हूँ? यस मैम। dx बाई डी एक्स क्या होगा? 1। इसको आप वैसे भी याद रख सकते हो अंशुल, ऊपर नीचे सेम टर्म्स है तो काट देते ना हम लोग। अगर 2 बाई 2 तो यहाँ पे dx बाई डी एक्स है, आप इसको 1 लिख सकते हो हमेशा। और डेरिवेटिव ऑफ 4 विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? 0। 0, तो इसीलिए आंसर 1 है वहां पे। क्लियर है अब? यस मैम। तो मैं कह रही थी अगर ज्यादा फंक्शन हो, 2 से ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 फंक्शन भी हो, तो आप पहले एक का डेरिवेटिव करोगे, बाकी 9 को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दूसरे का करोगे तो बचे हुए 9 को मल्टीप्लाई कर दिया, और उन सब डेरिवेटिव्स को आप अलग अलग ऐड कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो। ठीक है, फिर हमारे पास क्वेश्चन रूल आता है। क्वेश्चन रूल में हम लोग डिवाइड करते हैं, मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्वेश्चन प्रॉपर नेक्स्ट क्लास में करूंगी। इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल होते हैं u और v, और वो दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इस केस में डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? तो जैसे वहां पे था एक बार इसका फिर उसका, वो ही करना है। हमने पहले किया u का डेरिवेटिव और फिर v को कांस्टेंट रखा,
अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जो न्यूमरेटर है जो ऊपर आ रहा है उसी का करना है पहले यहाँ पे। अब फिर क्या करना है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव किया और u को कांस्टेंट रखा। अब आप बोलोगे कि इसमें फर्क क्या है, उसको कर लो पहले उसको कर लो, तो इनके बीच में माइनस साइन आता है। प्रोडक्ट रूल में बीच में प्लस आता है, तो किसी को भी कर लो पहले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर क्वेश्चन रूल में न्यूमरेटर का पहले करना है, डिनोमिनेटर का बाद में। फिर डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म हो, जैसे यहाँ पे v है, तो बस उसका स्क्वायर कर देना है। इतना फॉर्मूला क्लियर है? यस मैम। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये वाला है 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। पहले 3x का डेरिवेटिव किया तो x dx बाय dx 1 हो गया, मल्टीप्लाई विद 3, तो यहाँ पे 3 बच गया, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने क्या किया, न्यूमरेटर को एज इट इज रखा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव किया तो 2x आ गया, और जो डिनोमिनेटर में टर्म थी उसका बस स्क्वायर कर दिया। अब ध्यान देना, अगर आप ऊपर नीचे का डेरिवेटिव अलग से करोगे ना, कि ऊपर का अलग और नीचे का अलग, तो ये पॉसिबल नहीं है, वो आंसर हमेशा गलत देगा। तो इसमें आपको एक प्रॉपर रूल ही यूज करना पड़ेगा जब भी दो फंक्शन डिवाइड में है। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। तो इसके Yes, ma'am. आगे हम लोग चेन रूल करेंगे, वो कल की क्लास में करवाऊंगी। अगर आप लोग की कोई और क्लास है आप लीव कर सकते हो।